रही हैं। वैसे तो आप सब इनसे परिचित होंगे क्योंकि मुझे सब जेनजी और मिलेनियल्स ही यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर तनिया सेक्सुअल हेल्थ एजुकेटर हैं और जिस सब्जेक्ट पर ऐसे फुसफुसाकर बात की जाती है कि पता है उसके बारे में पता चला है, उस सब्जेक्ट पर डॉक्टर तनिया बहुत खुलकर बात करती है और न केवल बात करती है बल्कि सही इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। जिस देश में सैनिटरी पैड भी काली पन्नी में बांध कर दिए जाते हों, जिस देश में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आने पर टीचर्स लड़कों की अलग क्लास और लड़कियों की अलग क्लास लेते हो, वहां आप ये काम कर रही हैं। पहला सवाल यही है, कैसे आपको आइडिया आया कि खुलकर बात करें और कोई से आपसे मतलब बुरा भी मान सकता था, कोई इसको गलत भी मान सकता था कि क्या बात है, इसके बारे में क्यों ऐसे बात करनी है? इसे बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं, बट उससे ज़्यादा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के एरियाज़ हैं जहां हम ये डिस्कस कर सकते हैं। तो आंसर मैं इस चीज़ से शुरू करूंगी, जो एक कहानी है जो मैं हर जगह सुनाती हूँ। मेरी फेवरेट कहानी, जिस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस एरिया में जाऊँ, मैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में लोगों को एजुकेट करूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं और इन लोग के एक पेशेंट थे जिनको 7 साल की शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। तो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास ये कपल पहुंचा कि भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये। तो इनके इन्वेस्टिगेशंस किए गए और इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ बेहतरीन आया। देयर वाज नो रीज़न कि इस कपल को बच्चा होने में दिक्कत होनी चाहिए थी। थोड़ी देर कंफ्यूज रहे और टेस्ट किए गए। फाइनली मेरे पापा ने कहा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और पापा ने, जो हस्बैंड है, उसको पापा अपने चेम्बर में लेके गए और पापा ने पूछा भाई तुम कर क्या रहे हो। एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की हालत ये है कि पापा को इस कॉन्वर्सेशन में पता चला कि पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के नाभि को पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि बच्चा पेट से आता है, पेट में एक छेद है, सेंस तो यही बनता है। तो एजुकेशन की इतनी ज़्यादा कमी है अनफॉर्चुनेटली कि चाहे वो फर्टिलिटी रिलेटेड हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड हो, सिखाया कुछ नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों का मैं बड़े होते हुए देखती गई, ऐसी और कहानियाँ सुनती गई, कभी कभी हंसी भी आती थी, कभी कभी रोना भी आता था, और इन सब चीज़ों की वजह से आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस स्पेस। अच्छा, एक ना सबसे कॉमन सवाल है जो मुझे लगता है हर टीनेजर ने अपने एज में सुना होगा, मतलब हर कोई, चाहे वो किसी भी राज्य से आते हो, कि पहली बार सेक्स करने पे बहुत दर्द होता है और कोई हाइमन नाम की चीज होती है जो फटती है तो ब्लड भी आता है। अगर वो नहीं आया है तो वो लड़की पहले से सेक्स कर चुकी है या किसी और के साथ सेक्स करके आई है। ऐसा मुझे मतलब लगता है कि शायद हर किसी ने, आप में किसी ने सुना है ये बात? कितने की होगी? 25 की तो होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं ये आंसर स्टार्ट करूंगी। वो ये होता है कि मोर देन हाफ ऑफ वुमेन, उनको ब्लीडिंग नहीं होती है पहली बार सेक्स करने में। अगर वजाइना एडिक्वेटली अराउज्ड है, यानी कि टर्न्ड ऑन है, तो जैसे पीनस में एक इरेक्शन होता है ना बाहर की तरफ, वैसे वजाइना में एक अंदर इरेक्शन होता है, अगर हम ऐसे समझ लें। क्योंकि वजाइना कोई कमज़ोर चीज़ तो है नहीं, बच्चा निकलता है भाई वहाँ से, बहुत मसल्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो। तो वजाइना के अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है, और जैसे ही ये स्पेस क्रिएट होती है उसके साथ साथ हाइमन भी एक्सपैंड करता है। हाइमन को अगर हम ऐसे समझें कि वो एक रबर बैंड है। पहली चीज़, लड़कियां टेट्रा पैक नहीं होती हैं, उनमें सील नहीं होती है, आपकी सील नहीं टूटने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइमन जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट बचा रह जाता है, और जब वजाइना एक्सपैंड करता है तो हाइमन भी एक्सपैंड करता है। और हाइमन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें वही समझनी है वो ये है कि अगर वजाइना के एंड पे एक सील होती तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसे बाहर आता? मेंस्ट्रुअल ब्लड तो अंदर इकट्ठा होता। अब ये कहने की बात नहीं है, एक्चुअली एक अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन होती है।